जब भी आप टेम्परेचर में चेंज करेंगे, जब भी आप टेम्परेचर में चेंज करेंगे तो इसका रिजल्ट क्या होता है? चेंज इन टेम्परेचर कॉजेज चेंज इन रेजिस्टिविटी, चाहे वो इंक्रीज वाली हो या डिक्रीज वाली हो। जब भी आप टेम्परेचर चेंज करते हैं तो रेजिस्टिविटी में चेंज आता है। ठीक है, तो यहां से अब कितना टेम्परेचर करने पर कितना चेंज आएगा, कितना टेम्परेचर चेंज करने पर कितना चेंज आएगा, इसका रिलेशन हम फाइंड करेंगे इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, या इसको हम रेजिस्टिविटी से भी कह सकते हैं। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस और टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी दोनों एक ही फॉर्मूले, दोनों एक ही बात है। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस या टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी क्या है? आपने सारा का सारा टावर ये वो सब नापा, पता ये चला कि इनका आपस का रिलेशन बनता है ये। आर इक्वल्स आर नॉट वन प्लस अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर, बल्कि मैं इसको वर्ड लिखूं आर टी। यहाँ आर टी क्या है? आर टी है रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर टी, टी टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस। आर नॉट क्या है? रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस, नॉट 0 केल्विन, 0 डिग्री सेल्सियस। टी क्या है? टेम्परेचर अबव 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस से ऊपर का जो भी टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पर भी आप आर की वैल्यू, रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं। अल्फा क्या है? अल्फा बीटा, ये दोनों ही, अल्फा एंड बीटा आर वेरी स्मॉल कॉन्स्टेंट्स, ये दोनों के दोनों स्मॉल कांस्टेंट है। लेकिन इसमें भी जो बीटा है, बीटा है, इट इज वेरी स्मॉलर देन अल्फा, अल्फा से बहुत कम है ये, इट इज मच स्मॉलर देन अल्फा। तो इसलिए हम बीटा को छोड़ देते हैं, बीटा को, बीटा कैन बी निग्लेक्टेड, हेंस बीटा कैन बी निग्लेक्टेड विद रेस्पेक्ट टू अल्फा, अल्फा के रेस्पेक्ट में बीटा को हम निग्लेक्ट कर सकते हैं। तो अब आपकी इक्वेशन बनती है आर टी प्लस आर नॉट 1 प्लस अल्फा टी। और मैं इसको अगर पूरे को सॉल्व करूं तो अल्फा निकल कर आएगा सीधा सीधा आर टी माइनस आर नॉट अपॉन टी, आर नॉट टी, आर टी माइनस आर नॉट अपॉन आर नॉट टी। ठीक है। पर डिग्री सेल्सियस, क्योंकि ऊपर रेजिस्टेंस है, नीचे रेजिस्टेंस है, टेम्परेचर है, तो ऊपर रेजिस्टेंस के रेजिस्टेंस की यूनिट और नीचे रेजिस्टेंस की यूनिट तो कैंसिल हो गई, बचा क्या? अपॉन में पर डिग्री सेल्सियस। अब देखना जरा ध्यान से, अब देखना जरा ध्यान से, यहाँ से अल्फा को हम डिफाइन करते हैं, या ये जो अल्फा है ये हेयर, हेयर अल्फा इज कॉल्ड, अल्फा होता है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। इसी में अगर आप कर दोगे अल्फा इज इक्वल टू रो टी माइनस रो नॉट अपॉन रो नॉट टी, तब कहा जाएगा
टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस के बजाय रेजिस्टिविटी ले लो, रेजिस्टेंस के बजाय रेजिस्टिविटी ले लो, मतलब रेजिस्टिविटी एट टेम्परेचर T माइनस रेजिस्टिविटी एट 0 डिग्री सेल्सियस अपॉन रेजिस्टिविटी एट 0 डिग्री सेल्सियस इंटू T। तो अब ये पूरा का पूरा कहलाएगा टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, ये कहला रहा है भी टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। अगर आपसे टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी कहा जाए तो ये फॉर्मूला बना लो, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस कहा जाए तो ये फॉर्मूला बना लो। सिंपल सी बात है, हर जगह आर की वैल्यू रख लोगे, रो एल अपॉन ए, तो एल अपॉन ए इसमें से कट जाएगा, ये बचेगा आपका। इस आर की जगह रो एल अपॉन ए रख लिया, इस आर की जगह भी रो टी एल अपॉन ए, इसकी जगह रखा रो नॉट एल अपॉन ए, इसकी जगह रखा रो नॉट एल अपॉन ए, एल अपॉन ए ऊपर कॉमन लिया, नीचे से कैंसिल होकर के आपका फॉर्मूला बन जाएगा। तो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, दोनों का एक जैसा ही फॉर्मूला है। अब यहाँ से हम अल्फा को डिफाइन करने के लिए मैथमेटिकल इसकी डेफिनेशन फाइंड करेंगे, ठीक है। अल्फा क्या बना है हमारा, अल्फा बना है अल्फा बना है आर टी माइनस आर नॉट अपॉन आर नॉट टी, ठीक है। इफ आर नॉट इक्वल्स 1 ohm एंड टी इक्वल्स 1 डिग्री सेल्सियस, टी 1 डिग्री सेल्सियस है, आर नॉट 1 ohm है, तो मैं क्या लिखूंगा, अल्फा इज इक्वल्स टू आर वन माइनस आर नॉट अपॉन 1 इंटू 1। मैंने इसकी जगह 1 ohm नहीं लिखा, इसकी जगह 1 ohm नहीं लिखा मुझे, क्योंकि मुझे चाहिए नहीं वहां 1 ohm। तो आर वन माइनस आर नॉट क्या निकल कर आया, देखो यहाँ निकल कर आया आपका अल्फा, अल्फा इज इक्वल्स टू आर वन माइनस आर नॉट। मतलब क्या है, ये क्या है, रेजिस्टेंस एट 1 डिग्री सेल्सियस माइनस रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस, दोनों को हम चेंज करेंगे, डिफरेंस करेंगे, तो क्या है, चेंज इन रेजिस्टेंस, चेंज इन सर रेजिस्टेंस। आपने तो आर नोट 1 ओम ले रखा है। अरे हाँ वो रखना है, ठीक है, मुझे यहाँ उसको रखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मुझे 1 डिग्री का रेजिस्टेंस और 0 डिग्री से का रेजिस्टेंस, इन दोनों का डिफरेंस लेना मुझे, तो मैं चाहे इसे 1 ohm रखूं या ना रखूं, मुझे तो लेना डिफरेंस है ना, जो भी है। तो ये एक्चुअली क्या चीज है बना, ये पूरा बना चेंज इन टेम्प, चेंज इन रेजिस्टेंस। चेंज इन रेजिस्टेंस कब, जबकि यहाँ देखो आपने आर नॉट सब्स्टिट्यूट किया कितना, यहाँ आपने आर नॉट सब्स्टिट्यूट किया है 1। चेंज इन रेजिस्टेंस जबकि आर नॉट की वैल्यू कितनी है, 1 1 ओम है, आर नॉट की वैल्यू कितनी है 1 ओम। तो चेंज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट रेजिस्टेंस, क्योंकि अपॉन वाले रेजिस्टेंस को आपने 1 कर लिया, और टेम्परेचर को भी आपने 1 डिग्री रेज करा, तो हम क्या कहेंगे, पर यूनिट राइज इन टेम्परेचर। तो अल्फा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इज डिफाइंड एज चेंज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट रेजिस्टेंस पर यूनिट राइज इन टेम्परेचर। एक ऐसा कंडक्टर आपने लिया, एक ऐसा रेजिस्टेंस लिया आपने, जिसका की रेजिस्टेंस है 0 डिग्री सेल्सियस पर 1 ओम। कहाँ है ये, एट 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस पर इसका रेजिस्टेंस है 1 ओम। इसको आपने चारों तरफ बर्फ भर के इसमें इसका टेम्परेचर 0 रख रखा, फिर आपने करंट वरंट पास करी और पता लगाया कितना रेजिस्टेंस है, 1 ओम का रेजिस्टेंस है। फिर आपने क्या करा, फिर आपने इसका टेम्परेचर क्या कर दिया, फिर आपने इसका टेम्परेचर कर दिया 1 डिग्री सेल्सियस। तो आर टी आपका समथिंग आ गया, जो भी आया मुझे नहीं पता, मैं मुझे उस चक्कर में पढ़ना भी नहीं है, 1 ओम से ज्यादा है या 1 ओम से कम है, जो भी आए। अब इन दोनों का आपने डिफरेंस ले लिया, इन दोनों का आपका जो भी डिफरेंस है, चाहे वो पॉजिटिव डिफरेंस हो चाहे वो निगेटिव डिफरेंस हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब आपका जो आंसर बनेगा,
RT कितना है, R एट 1 डिग्री सेल्सियस माइनस R एट 0 डिग्री सेल्सियस, बस यही क्या है, अल्फा है। इसी को आप क्या कहेंगे, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। और बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, अगर आपने ये काम करा मेटल के लिए, तो मेटल के लिए 1 डिग्री सेल्सियस पर टेम्परेचर लार्जर होगा, 0 डिग्री सेल्सियस पर टेम्परेचर स्मॉलर है। क्यों? क्योंकि मेटल्स का तो टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस बढ़ता है। तो आपने यहां जब लार्जर में से स्मॉलर सब्ट्रैक्ट करा, तो आर माइनस आर नॉट, R1 माइनस आर नॉट की वैल्यू कैसी होगी, कैसी होगी, R1 माइनस आर नॉट की वैल्यू कैसी होगी, पॉजिटिव। तो मेटल्स के लिए, फॉर मेटल्स, फॉर मेटल्स अल्फा इज पॉजिटिव। लेकिन अगर आप इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, सेमीकंडक्टर के लिए, गैसेस के लिए करें, तो 1 डिग्री सेल्सियस लार्जर टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस कम होगा, आर नॉट की वैल्यू कम होगी, है ना। मेटल्स के लिए अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव है, क्यों है, क्योंकि R1 इज ग्रेटर देन आर नॉट। 1 डिग्री सेल्सियस पर रेजिस्टेंस ज्यादा है और 0 पर कम है। लेकिन फॉर इलेक्ट्रोलाइट्स, फॉर इलेक्ट्रोलाइट्स और क्या है, गैसेस एंड सेमीकंडक्टर्स, क्या होगा, यहाँ R1 की वैल्यू लेस देन आर नॉट, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने के साथ रेजिस्टेंस घटता है, हेंस अल्फा इज निगेटिव। और इसी में, इसमें भी फॉर सेमीकंडक्टर, फॉर सेमीकंडक्टर अल्फा इज लार्ज निगेटिव, बहुत ज्यादा निगेटिव होता है। टेम्परेचर में जरा सा आप इंक्रीज करो, रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत ज्यादा कम हो जाती है। तो याद रखिएगा कि मेटल्स के लिए R1 अल्फा पॉजिटिव है, स्मॉल पॉजिटिव, बहुत ज्यादा, बहुत बड़े फैक्टर नहीं होता ये। ऐसा नहीं कि 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा के आप रेजिस्टेंस दुगना कर दोगे, 4 गुना कर दोगे, हल्का सा इंक्रीज होता है। फॉर सेमी इलेक्ट्रोलाइट्स एंड सेमीकंडक्टर अल्फा की वैल्यू निगेटिव है, गैसेस के लिए भी निगेटिव है, और सेमीकंडक्टर के लिए तो बहुत ज्यादा निगेटिव है, लार्ज निगेटिव है। जरा सा आप टेम्परेचर में चेंज करेंगे, रेजिस्टिविटी कंसिडरेबल या रेजिस्टेंस कंसिडरेबली डिक्रीज हो जाता है। समझ आ गई। लेकिन जो स्पेशल एलॉय है, स्पेशल एलॉय, स्पेशल एलॉय लाइक कौन सा, कॉन्स्टेंटन, अल्फा की वैल्यू कितनी है, ऑलमोस्ट जीरो है, ऑलमोस्ट जीरो है। लेकिन ध्यान रखना है, विद इन लिमिटेड रेंज ऑफ टेम्परेचर, एक सर्टेन लिमिट के अंदर अंदर, लिमिट से बाहर चले जाओगे तो फिर अल्फा की वैल्यू यहाँ भी पॉजिटिव या निगेटिव हो सकती है। डिपेंड करता है कि एलॉय क्या है बना हुआ है, एलॉय बनाने में आपने कौन कौन से मटेरियल यूज करे हैं। ठीक है। एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है, क्वेश्चन एग्जाम में आता है जो हम अभी आगे पढ़ेंगे, अभी हम आगे पढ़ेंगे। दो टॉपिक हैं, वो मैं आपको ऑनलाइन तो पढ़ाऊंगा नहीं, क्योंकि वो ऑनलाइन समझ आ ही नहीं सकते, सामने जब आपको दिखाऊंगा तभी समझ आएंगे। या यूं कहो कि मेरे अंदर इतनी योग्यता नहीं है कि मैं बिना दिखाए उनको आपको समझा सकूं। वो दो टॉपिक हैं, दो इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनका प्रैक्टिकल भी आपके सिलेबस में है, मीटर, मीटर ब्रिज एंड पोटेंशियोमीटर, मीटर ब्रिज एंड पोटेंशियोमीटर। इनमें तार लगा हुआ होता है, और क्वेश्चन ये आता है, वाई दिस वायर, दिस वायर का मतलब वाई द वायर ऑफ मीटर ब्रिज और द पोटेंशियोमीटर इज मेड ऑफ कॉन्स्टेंटन, कॉन्स्टेंटन का या मैग्निन का क्यों बनाया जाता है इसे। तो सीधी सी बात है, जब हम पोटेंशियोमीटर या मीटर ब्रिज का एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हमें काफी टाइम के लिए इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास करनी पड़ती है, 5 मिनट
2 मिनट 3 मिनट के लिए। कोशिश तो हम ये करते हैं उसमें भी कि कम से कम टाइम के लिए करंट पास करें, जल्दी से रीडिंग ले लें, टेम्परेचर राइज ना हो पाए कंडक्टर का। करंट भी कम रखते हैं ताकि वायर का टेम्परेचर ना बढ़ पाए, हीट इतनी ज़्यादा ना हो। फिर भी 2 3 मिनट 5 मिनट लग जाते हैं रीडिंग लेने में, तो उतनी देर में वायर गर्म हो सकता है, हल्का फुल्का सा गर्म हो सकता है। अगर आपने इसे नॉर्मल मेटल का बना लिया, नॉर्मल नॉर्मल अगर मेटल का आपने बना लिया, तो नॉर्मल मेटल का बनाने पर क्या होगा, इसका रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी इसकी बढ़ जाएगी, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा इसका। और वो बढ़ा हुआ रेजिस्टेंस हम अपने कैलकुलेशन में ले नहीं सकते, हमें क्या पता कितना बढ़ा, या तो उसके लिए अलग कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, टेम्परेचर भी नापना पड़ेगा, 10 मुसीबत आएंगी। तो क्या करो, कांस्टेंट टन का या मैग्नीन का बना लो, ऐसा कि अगर 2 4 10 10 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर भी बढ़ा है तो फिर अल्फा में कोई भी सिग्निफिकेंट चेंज ना आए, तो रेजिस्टेंस नहीं बदलेगा, हमारी रीडिंग पर बहुत बड़ा असर नहीं पड़ेगा। हालांकि ये गलत बात है कि अल्फा की वैल्यू 0 होती है, 0 नहीं होती, लेकिन बहुत कम होती है, बहुत कम होती है अल्फा की वैल्यू कॉन्स्टेंटन मैग्नीन या इस जैसे एलॉयज के लिए 0 के लगभग बराबर ही होती है। अगर आप टेम्परेचर और रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस के लिए ग्राफ बनाने लगे, टेम्परेचर और रेजिस्टेंस के लिए, अब मैं वैक एक्स एक्सिस पर ले रहा हूँ टेम्परेचर और वाई एक्सिस पर ले रहा हूँ क्या, रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस, दोनों का एक ही ग्राफ बनेगा। रेजिस्टिविटी बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, रेजिस्टिव, तो ये बनता है ग्राफ आपका किसके लिए, ये बनता है मेटल्स के लिए। मेटल्स के लिए, मेटल में भी पर्टिकुलरली ये मैंने बनाया कॉपर के लिए, ऑलमोस्ट सेम होता है सभी मेटल्स का, थोड़ा बहुत इसका जो ढलान है, स्लोप है, वो थोड़ा बहुत बदल जाता है, थोड़ा बहुत शेप बदल जाती है, बीच में स्ट्रेट हो गया, फिर कर्व, फिर ऊपर जाके फिर कर्व हो गया, थोड़ा बहुत चेंज होता है वेरिएशन। लेकिन अगर आप सेमीकंडक्टर के लिए ग्राफ बना लें, तो सेमीकंडक्टर के लिए ग्राफ ये बनता है, ये सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर कौन है, सिलिकॉन, सिलिकॉन जर्मेनियम, ये दोनों सेमीकंडक्टर है, ये सेमीकंडक्टर के लिए बन गया। और अगर आप बनाने लगे किसके लिए कॉन्स्टेंटन के लिए बनाने लगे, तो कॉन्स्टेंटन के लिए ये ग्राफ हल्का सा, हल्का सा, बिल्कुल हल्का सा इंक्लाइंड होता है, ऑलमोस्ट पैरेलल टू टेम्परेचर। ये किसके लिए हो गया, ये हो गया कॉन्स्टेंटन के लिए, कॉन्स्टेंटन, टन लास्ट में टी नहीं है, कॉन्स्टेंटन, कॉन्स्टेंटन के लिए ये ग्राफ हो गया। तो अगर आपके पास कोई ग्राफ बनाने के लिए आता है, आप सेमीकंडक्टर के लिए आए तो आप ये वाला ग्राफ बना दीजिए, रेड वाला, कॉन्स्टेंटन के लिए आए तो आप ग्रीन वाला बना दीजिए, मेटल के लिए आए तो आप कॉपर वाला बना दीजिए। ये ग्राफ भी बनाने के लिए एग्जाम में आते हैं, आ सकते हैं, आते भी आ भी चुका है। इलेक्ट्रोलाइट और गैसेस के लिए तो थोड़ा सा ही वो होएगा नीचे को, हाँ, सिलिकॉन से ऊपर को थोड़ा सा होएगा। इलेक्ट्रोलाइट और गैसेस के लिए भी ऐसे ही बनेगा, नीचे को ही बनेगा ये, लेकिन वो एकदम से इतना स्टीप नहीं बनता। हालांकि मैंने सिलिकॉन के लिए अब भी कम बनाया, इसको और मुझे गहरा लेना चाहिए था। लेकिन आप गैसेस के लिए भी नीचे को ही बनाओगे, और इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए भी नीचे, स्लोप उसका निगेटिव बनेगा आपका, है ना, इसका स्लोप पॉजिटिव है, ये स्लोप इसका निगेटिव बनेगा, दोनों की निगेटिव बनेगा, तीनों के ही। सिलिकॉन के लिए तो बहुत तगड़ा स्लोप है ये, और सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रोलाइट्स और गैसेस के लिए भी ऐसे ही बनेगा ग्राफ, ऑलमोस्ट जैसे ये बना, लेकिन उसकी थोड़े सा स्लोप उसका कम रहेगा इसके मुकाबले में। क्लियर है यहाँ तक की बात। हमने लिखा आर टी इक्वल्स आर नॉट 1 + अल्फा टी, है ना। तो इसका मतलब स्मॉलर इज टी, smaller the t temperature, smaller the temperature, smaller is RT। ठीक है, टेम्परेचर आप घटाते चले जाओ, टेम्परेचर घटाते चले जाओ, रेजिस्टेंस घटता चला जाएगा, रेजिस्टेंस घटता चला जाएगा। और एक टेम्परेचर ऐसा आता है कि आपका RT की वैल्यू 0 हो जाएगी, है ना, एट सर्टेन टेम्परेचर। एट सर्टेन मिनिमम टेम्परेचर आपका RT इज 0, मतलब रेजिस्टेंस इज लॉस्ट, बिल्कुल 0 हो गया रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस खत्म हो गया। तो ये जो फिनोमिनन है,
phenomenon of loss of resistance at certain मिनिमम लिखूं या मैक्सिमम लिखूं? certain maximum temperature, गलत लिख दिया मैंने यहाँ मिनिमम. certain maximum temperature is called superconductivity. मतलब ये करंट के रास्ते में कोई ऑब्स्ट्रक्शन ही क्रिएट नहीं करेगा. इलेक्ट्रॉन्स का आपस में कोलिजन ही नहीं होता, किसी से कोलिजन ही नहीं होता. कोलिजन नहीं होगा तो भागे चले जाएंगे और रेजिस्टेंस नहीं होगा. ठीक है. एग्जाम्पल इसका क्या है? एक बार फिर से बताना. देखो यहाँ इस फॉर्मूले के अंदर जैसे जैसे आप टेम्परेचर डिक्रीज करते चले जाओगे, जैसे जैसे टेम्परेचर आप डिक्रीज करते चले जाओगे, वैसे वैसे आपको आरटी की वैल्यू, रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी? रेजिस्टेंस की वैल्यू डिक्रीज होती चली जाएगी. एक सर्टेन टेम्परेचर ऐसा आ सकता है जिस टेम्परेचर पर पहुंचकर आरटी की वैल्यू बिल्कुल जीरो हो जाए, यानी कि रेजिस्टेंस जीरो हो जाए, रेजिस्टेंस खत्म हो जाए बिल्कुल. रेजिस्टेंस क्या प्रॉपर्टी है? प्रॉपर्टी ऑब्स्ट्रक्शन इन द पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. वो प्रॉपर्टी खत्म हो गई बिल्कुल. तो ये जो लॉस है, दिस फिनोमेनन ऑफ लॉस ऑफ रेजिस्टेंस एट ए सर्टेन मैक्सिमम टेम्परेचर इज कॉल्ड कंडक्टिविटी. मैक्सिमम लिखिए, सर मिनिमम मिनिमम लिखा जाएगा, सर्टेन मिनिमम टेम्परेचर पर हो जाएगी. जैसे कि लेड है, आपका लेड है पीबी एट 7.2 केल्विन. डिग्री सेल्सियस नहीं है, केल्विन है. ये कितना बैठेगा? ये कितना बैठेगा? कितने डिग्री सेल्सियस बैठेगा? -273.15 होता है ना. 273.15 में से 7.2 सब्ट्रैक्ट कर दो तो 66. 5 11 में 2 गए 9 और 12 में से 5 गए 66.9. 215.95 डिग्री सेल्सियस. इतने लो टेम्परेचर पर आकर के लेड आपका सुपर कंडक्टर बन जाता है. मरकरी भी सुपर कंडक्टर बन जाता है. कितने? सर 215. हाँ -200, और मैंने गलत लिख दिया 65. 66. -265.95. और आपका जो मरकरी है, मरकरी को इससे भी नीचे टेम्परेचर चाहिए. कितने टेम्परेचर पर? मरकरी 4.2 केल्विन पर. 4.2 केल्विन पर अपना इलेक्ट्रिसिटी का रेजिस्टेंस लॉस कर देता है और पूरी तरह से बढ़िया गुड कंडक्टर, परफेक्ट कंडक्टर बन जाता है. फिर ये रेजिस्टेंस ऑफर ही नहीं करेगा. लेकिन इतना लो टेम्परेचर 265.95 डिग्री सेल्सियस, या ये तो उससे भी और 4 डिग्री कम हो गया, 270 के करीब हो गया है. इतना कम टेम्परेचर मेंटेन करना मुश्किल नहीं, ऑलमोस्ट नामुमकिन है इन नॉर्मल लाइफ, एटलीस्ट इन नॉर्मल लाइफ. लैब में भी बहुत बढ़िया, बहुत इंस्ट्रूमेंट होते हैं, करोड़ों रुपए के इंस्ट्रूमेंट जो इस टेम्परेचर को मेंटेन रख सकते हैं विद इन ए स्मॉल एरिया. छोटे से एरिया में कर पाते हैं, बहुत बड़े एरिया में नहीं कर पाते हैं. तो एनीवे सुपर कंडक्टर नहीं है. और आप में से सबके पास एक स्कोप है नोबेल प्राइज जीतने का. नोबेल प्राइज जीतिए. आपको सिर्फ क्या करना है, आप एक सुपर कंडक्टर बना दीजिए. सुपर कंडक्टर बना दीजिए एट STP, नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पर, मतलब 25 डिग्री सेल्सियस के अराउंड. 25 डिग्री सेल्सियस का मतलब 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर 50 डिग्री सेल्सियस तक जो सुपर कंडक्टर बन जाए, आपको नोबेल प्राइज अवार्ड कर दिया जाएगा. सर ये भी ना होते लेड और मर्क्यूरी? कहीं नहीं होते. लेड को सुपर कंडक्टर बनाने के लिए आपको 265 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा करना पड़ेगा. इतना ठंडा नहीं हो सकता.
जो हमारे नॉर्मल रेफ्रिजरेटर्स हैं वो रेफ्रिजरेटर -10 डिग्री सेल्सियस तक कर सकते हैं, और जो आइसक्रीम वालों के पास डीप फ्रीजर होते हैं वो -35 या -40 तक कर सकते हैं। -40 -10 तो कुछ भी नहीं है -265.95 के जरिए। ये बहुत बहुत बहुत, इट इज एक्सट्रीमली कोल्ड टेम्परेचर, एक्सट्रीमली कोल्ड टेम्परेचर। आप जानते ही हमने पीछे कहा था कि -273.5, -273.15 डिग्री सेल्सियस, दिस इज द मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर इन द यूनिवर्स। पूरे यूनिवर्स में ही इससे कम टेम्परेचर पॉसिबल ही नहीं है। तो ये तो उसके आसपास का ही टेम्परेचर है। इतना कम टेम्परेचर क्रिएट कर पाना आसान नहीं है, उसमें बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी खर्च हो जाएगी, बहुत महंगे इंस्ट्रूमेंट आपको चाहिए, बहुत सारी बिजली खर्च करनी पड़ेगी इतना टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए। तो फिर क्या फायदा होगा लेड को सुपर कंडक्टर या मरकरी को सुपर कंडक्टर बनाने के लिए? कोई फायदा नहीं होगा। हाँ, सर अगर जब सुपर कंडक्टर बन जाएगा तो V इक्वल टू आई आर का फॉर्मूला भी नहीं लगने का फिर तो। नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, बिल्कुल नहीं लगेगा उसके अंदर, क्योंकि रेजिस्टेंस ही लॉस हो गया उसके अंदर, उसमें तो करंट ही इनफाइनाइट हो जाएगी, करंट इनफाइनाइट हो जाएगी। अगर आपने एक वायर ऐसा बना लिया, लेड का क्लोज लूप बना लिया, और एक बार इसमें करंट आपने स्टेब्लिश कर दी, तो अनंत काल तक ये करंट इसमें चलती रहेगी, अनंत काल तक चलती रहेगी, क्योंकि कोई रोकने वाला है नहीं। जैसे कि आपका स्पेस में आपके कोई स्पेसशिप होती है, स्पेसशिप होती है ना, उसको कोई रोकने वाला ही नहीं। आपने मंगलयान भेजा किसकी तरफ को? मंगल की तरफ। ये अर्थ है और ये आपका मार्स है। भाई यहाँ से मंगलयान, तो आपको फ्यूल कितना खर्च करना है? आपको इस अर्थ की ग्रेविटी से बाहर निकालने के लिए फ्यूल खर्च करना है। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद तो फिर ये अपने आप चलता रहेगा, कोई रोकने वाला ही नहीं है। एक बार आपने इसको मोमेंटम दे दिया, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, मार्स तक पहुंच जाएगा अपने आप ये। तो ठीक वैसे ही, क्योंकि यहाँ फ्रिक्शन जीरो है, स्पेस में फ्रिक्शन जीरो है, हालांकि जीरो नहीं है लेकिन नेग्लिजिबली स्मॉल है, ऑलमोस्ट जीरो। तो जब आपका किसी भी सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस जीरो हो गया, तो एक बार आप करंट स्टैब्लिश कर दीजिए, वो अनंत काल तक करंट इसमें चलती रहेगी, रोकने वाला कोई है ही नहीं। रेजिस्टेंस भी आपका एक फ्रिक्शन की तरह ही है, इलेक्ट्रिकल फ्रिक्शन की तरह से। क्लियर हुई इतनी बात ये सारी यहाँ तक?